दोस्तों, आज की कहानी है जीजी। मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुमन से फोन पर बात करने के बाद मीना सासी का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक सुमन ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। मीना सुमन की सासी थी और धीरे धीरे वह सबकी सासी बन गई। बड़ी मेहनतों के बाद सासी को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बड़ा। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी सुमन का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। अंत उनका पेंशन भी मीना जेठ जी के हाथों थमा देती थी। मीना को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती थी, मानो उसकी अपनी कुछ साध ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज के लिए बहस करना, ना किसी बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खींच गई क्योंकि अब जेठ जी और मीना के बेटे में बनती ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना बहू के लिए बस एक नौकर थी। धीरे धीरे मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आई। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मुहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू में तो मीना अड़ोस पड़ोस के फोन पर सुमन से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। सुमन अपनी सासी की स्थिति से काफी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि सासी के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। सुमन 1-2 बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। सुमन मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार सुमन मायके आई। मीना सासी की हालत देख आंखें भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना सासी की तरफ देखता भी नहीं था।
सुमन ने सोचा कि अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं, कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए सुमन ने अपने पति को फोन किया और उसके बाद मीना सासी का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर सासा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। सुमन जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि ये अन्याय हम नहीं देख सकते। सासी ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से सासी का पैसा सासी के पास आएगी। बेटा होने के नाते असल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, सासी के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू सुमन का मुंह देखते रह गए, कुछ कहने लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुमन ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन सुमन ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना सासी को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। मीना हर वक्त सुमन को दुआएं देती। सुमन खुश थी। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी सासी की सेवा कर वह खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता। हर कोई खुशकिस्मत नहीं।